तो देखो हम लोग सीखेंगे अब क्या क्या वर्ड्स होता है, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा है क्या क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब में क्या क्या होता है, सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब सीखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल। देखो क्या लिखा है, कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट, ठीक है, which has been called by the directors from the shareholders for payment। यानी कंपनी ने सब्सक्राइब मान लो किया था, सॉरी कंपनी ने इशू किया था 30,000 शेयर, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया मान लो 25,000 शेयर, तो 25,000 शेयर पे अगर 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू है तो उसका टोटल वैल्यू बन जाता है 2.5 लाख रुपए। पर हो सकता है कंपनी ने अभी तक सिर्फ 5 रुपया कॉल किया, तो अभी तक सिर्फ 1,25,000 रुपया कंपनी ने कॉल की, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया, कॉल्ड अप वैल्यू हो गया 1,25,000। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, पर कंपनी ने अभी तक सिर्फ 5 रुपया कॉल्ड अप किया, तो कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए। पर क्योंकि उसमें 6,000 रुपए अभी तक मिला नहीं है, तो पेड अप कैपिटल हो गया 1,94,000। यानी पेड अप कैपिटल वो होता है कि कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जितना रुपया हमें रिसीव हो चुका है, जिसका पैसा मिल चुका है, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, द टर्म पेड अप कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द कॉल्स मेड ऑन द शेयर। Usually the called up capital and the paid up capital are same, except that some shareholders may not have paid the amount of the calls. Any unpaid amount is called calls in arrears। तो इससे जैसे हम लोग ऊपर में देखें, या देखो लेस calls in arrears लिखते हैं हम लोग और 6,000 रुपया माइनस कर देते हैं, तो ये अनपेड अमाउंट जो होता है इसको calls in arrears बोलते हैं। तो कॉल्ड अप 2 लाख रुपया था, उसमें 6,000 अनपेड था, तो माइनस करके बाकी हो गया मेरा पेड अप है। If a shareholder has a paid of if a shareholder has paid rupees 5 against the called up amount of rupees 8, मान लो कंपनी ने 8 रुपया मांगा है उस शेयर होल्डर से और उसने अभी तक 5 रुपया पे किया, देन रुपीज 5 इज पेड अप अमाउंट। ठीक है, पेड अप कैपिटल विल बी कॉल्ड अप कैपिटल लेस द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, टोटल कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन अरियर को माइनस कर दो तो आ जाएगा मेरा पेड अप कैपिटल। एग्जैक्टली ये वाला एग्जांपल जो हम लोग देखें। नेक्स्ट रिजर्व कैपिटल क्या होता है। बहुत जन जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं ना, उनको रिजर्व कैपिटल के बारे में कुछ नहीं पता और होता क्या है, और एग्जाम में अकाउंट्स में हम लोग देखेंगे बहुत बार ये डेफिनेशन पूछ लेता है व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, और वहां पर क्या होता है थ्योरी में स्टूडेंट्स लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो लोग थ्योरी कभी इतना डिटेल में अच्छा से ना पढ़ते हैं, ना स्कूल में हम लोग को सबको पता है इतना डिटेल में कभी थ्योरी पढ़ाया जाता है। ट्यूशंस में भी बहुत जगह थ्योरी पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, पर थ्योरी उतना ही जरूरी है, खास करके कंसेप्ट क्लियर करने के, क्योंकि जब तक हम लोग थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, एक एक चीज का इम्पैक्ट को नहीं समझेंगे, उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक क्या है खाली एंट्री रटना होगा। हम लोग भले ही एंट्री कर रहे हैं पर खाली एक तरह से क्या है एंट्री रट लिए, क्वेश्चन आ गया एंट्री छाप दी, सीखे क्या, नॉलेज क्या मिला, कोई लॉजिक पता चला कि ये एंट्री क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या था, नहीं समझ में। ठीक है, बस हम लोग सम्स रटे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, सम्स हो रहा है, खुश हो रहे हैं कि हाँ हमको इश्यू ऑफ शेयर्स आ गए। पर इश्यू ऑफ शेयर्स का अगर कुछ एक रूल्स के बारे में पूछ लें कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, उसका जवाब कोई नहीं देता। क्यों, वो लोग थ्योरी नहीं पढ़ते। आई ऑलवेज सजेस्ट कि थ्योरी पढ़ो, खास करके व्हेन वी आर इन कंपनी अकाउंट्स, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके पीछे बहुत नियम कानून होते हैं कंपनी लॉ के, और वो लॉ के नियम को फॉलो करते हुए कंपनी को ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। और इसीलिए अगर हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हमें कंपनी के नियम के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर सम्स करते समय कहीं ना कहीं हम लोग डेफिनेटली फंस जाएंगे। पार्टनरशिप में भी हम लोग को थ्योरी पढ़ना चाहिए। पार्टनरशिप में पर उतना ज्यादा कंपल्शन नहीं होता है थ्योरी पढ़ना, ओनली बिकॉज क्या है पार्टनरशिप में कोई ऐसा लॉ नहीं बना है, पार्टनरशिप एक्ट है पर उसके बारे में हम लोग को उतना डेप्थ में सम्स करते समय जरूरत नहीं पड़ती, पर कंपनी में हम लोग को एक एक चीज में जरूरत पड़ती, इसीलिए कंपनी को तो खास करके उसका थ्योरी जरूर पढ़ना चाहिए। तो
रिजर्व कैपिटल, as per section 65 of the Companies Act 2013, only an unlimited company having a share capital while converting into limited company may have reserve capital. यानी कोई जो अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब जिसके लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, यानी ऐसा कंपनी जहां शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड। इंडिया में जनरली ऐसा अनलिमिटेड कंपनी होता नहीं, पर बाई चांस ऐसा प्रोविजन हो, ऑलरेडी लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि कोई अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई अगर अनलिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, और उसका शेयर कैपिटल है, तो वो अपने आप को अब लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो हैविंग अ शेयर कैपिटल व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू लिमिटेड कंपनी may have reserve capital, तो उसके पास रिजर्व कैपिटल हो सकता है। In such a case, the company by resolution may, number one, increase the nominal amount of its share capital by increasing the nominal amount of each of the share, यानी कंपनी अपना नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को बढ़ा सकता है, कैसे? बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो मान लो किसी शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, वो अपना नॉमिनल शेयर कैपिटल को बढ़ा सकता है, वो कर देगा मेरा एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 की जगह 100 है। तो जैसे ही उसने नॉमिनल वैल्यू 100 कर दिया, तो वैसे ही तो अगर नंबर ऑफ शेयर अगर 1000 था, तो अगर 1000 था और 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू था, तो शेयर कैपिटल 10,000 रुपए। पर जैसे ये 1000 का 100 हो जाएगा, तो ये 1 लाख रुपया हो, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? नॉमिनल वैल्यू जो हो गया 1 लाख रुपया हो गया। Number 2, provide that a specified portion of its uncalled share capital shall not be called except in the event of winding up of the company, ठीक है। और ये कर सकता है, रिजोल्यूशन में ये पास कर सकता है कि ये जो अनकॉल्ड पोर्शन है, ये जो स्पेसिफाइड पोर्शन है, जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल में रह गया है, जिसको मैंने अभी तक कॉल नहीं किया है, वो कंपनी रिजोल्यूशन पास कर सकता है that it will not be called, कि हम लोग उसको कभी कॉल नहीं करेंगे except in the event of winding up, यानी अगर कंपनी का कभी इतना बुरा दिन आ गया कि कंपनी को बंद करना पड़ा, सिर्फ उसी केस में ये अनकॉल्ड पोर्शन हम लोग अपने शेयर होल्डर से मांगेंगे, वरना हम लोग कभी भी अपने शेयर होल्डर से ये अनकॉल्ड पोर्शन नहीं मांगते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, यानी मेरे को मान लो 10 रुपया करके मिल चुका है, पर मैंने अपना नॉमिनल वैल्यू कर दिया 15 रुपया, तो 5 रुपया मुझे अभी भी अपने शेयर होल्डर लोगों से लेना है। तो ऐसा दिखेगा कि 10 रुपया मैंने कॉल्ड अप कर दिया है और 5 रुपया मैंने अभी तक कॉल अप नहीं किया। तो जो 5 रुपया मैंने कॉल्ड अप नहीं किया, उसका मैं ऐसा प्रोविजन बना लूंगा कि मैं ये 5 रुपया अगर कंपनी कभी बंद हुई तभी मांगूंगा, वरना नहीं मांगूंगा। तो ये 5 रुपया एक तरह से मेरा रिजर्व कैपिटल, ठीक है। इन सच अ केस द इंक्रीज्ड कैपिटल इन केस 1 और स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल इज केस 2 becomes रिजर्व कैपिटल। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर क्रेडिटर्स ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और ये सिर्फ क्रेडिटर्स लोगों के लिए है। अगर कंपनी कभी वाइंड अप होती है, तो अपने क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए हम ये अनकॉल्ड पोर्शन अपने शेयर होल्डर से कॉल कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कि कंपनी के बैलेंस शीट में अगर पूरा मुझे दिखाना होगा शेयर कैपिटल के पोर्शन को, तो कैसे दिखाएंगे? देखो, लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी एज एट, एज ऑन नहीं लिखेंगे, एज एट लिखेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। यहां लिखेंगे रोमन 1 हेडिंग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड देंगे, उसके अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल, बी में आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, सी में आ जाएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। पर ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का नहीं आएगा। एज पर शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू शेयर कैपिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन द नोट्स टू अकाउंट, और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल वर्किंग करना है वो नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं कंप्लीट फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। तो ये अपने को पूरा याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे पहले शेयर कैपिटल, उसके अंदर में आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल,
फिर लिखेंगे इतना इक्विटी शेयर, मान लो 5000 इक्विटी शेयर्स है, तो लिखेंगे 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यहाँ पर आ जाएगा मान लो 50,000 रुपये। फिर लिखेंगे अगर प्रेफरेंस शेयर भी है तो लिखेंगे इतना प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ इतना ईच, उसका अमाउंट आ जाएगा। फिर इशूड कैपिटल में अगर हम इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो इतना इक्विटी शेयर, मान लो 5000 में हमने 4000 शेयर इशू किए हैं, तो 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यहाँ पर आ जाएगा 40,000 रुपीज। सिमिलरली अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो लिख देंगे इतना प्रेफरेंस शेयर ऑफ इतना ईच। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब का ऑलरेडी हम लोग को पता है दो कैटेगरी होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो इतना इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, इतना प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, यहाँ पर अमाउंट लिख के दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग पोस्ट कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अगर मान लो इसमें जो इक्विटी शेयर हम इशू किए हैं या जो भी सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब में आते हैं पहले, तो पहले इशूड का समझ में आ गया, सब्सक्राइब में अपने को पता ही इतना इक्विटी शेयर्स ऑफ इतना ईच सब्सक्राइब हुआ, इतना हुआ। अब इसमें अगर कोई शेयर हमने बिना पैसे के इशू किए, बिना पैसे के मतलब क्या होता है, कभी कभी कंपनी ऐसा अग्रीमेंट भी करती है अपने वेंडर्स के साथ। क्वेश्चन आता है सर वेंडर किसको बोलते हैं? जो भी ऐसा पर्सन है जिससे मैं कोई फिक्स्ड एसेट खरीदता हूँ, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ऐसा कोई भी फिक्स्ड एसेट जब हम किसी से खरीदते हैं तो उन लोगों को हम क्रेडिटर्स नहीं बोलते हैं, उन लोगों को हम वेंडर्स बोलते हैं। तो जब भी हम वेंडर्स के साथ जब सामान खरीदते हैं कोई, तो कभी कभी ऐसा अग्रीमेंट कंपनी कर लेती है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, पैसा के बदले अपने कंपनी का इतना शेयर्स दे देंगे। और वेंडर अगर मान जाता है तो वहां पर क्या हुआ, इतना शेयर के बदले हम लोग को कैश नहीं मिला। या फिर कभी कभी हम अंडर राइटर्स को शेयर इशू करते हैं, कभी कभी हम कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको कुछ शेयर्स ऑफर करते हैं उनके सर्विसेज के लिए, है ना। प्रमोटर्स ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, कितना मेहनत करके कंपनी को खड़ा किया, तो उस सर्विस के अगेंस्ट में वो लोग कंपनी का कुछ शेयर्स ले लेते, तो ये सब के बदले हम लोग को पैसा नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑफ द अबव शेयर्स, तो मान लो इक्विटी शेयर्स यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ था मान लो 3,500, उसमें से मान लो 500 शेयर हमने वेंडर्स को दे दिया था जिसका पैसा नहीं मिला, तो हम लोग लिखेंगे ऑफ द अबव शेयर्स 500 shares are allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash, यानी इसका पेमेंट हमें कैश में नहीं मिला। फिर आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो मान लो कि कुछ शेयर्स का अगर हमें पूरा पैसा नहीं मिला है, ठीक है, तो मान लो 4000 में 3500 का पूरा पैसा मिल गया था, मान लो 3000 का अपने को पूरा पैसा नहीं मिला, सॉरी 500 का पूरा पैसा नहीं मिला, तो लिखेंगे 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। कंपनी ने मान लो पूरा कॉल्ड अप कर दिया है, ₹10 पर शेयर कॉल्ड अप, कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप कर दिया है, तो 5000 रुपया यहाँ बनता है। उसमें से बोल रहा है कॉल्स इन अरियर, कितना रुपया पब्लिक से नहीं मिला है, तो मान लो किसी ने, ये बंदे ने मेरे को 2 रुपया करके फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 500 × 2, यानी 1000 रुपया मुझे पेमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर, या तो बाय डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, जो कि ऐसा केस बहुत रेयर होता है, कभी आता नहीं है, और जो नॉर्मल पब्लिक है उसका हो जाएगा बाय अदर्स, तो वहां 500 × 2 1000 रुपया अपने को भी मिला नहीं। तो नेक्स्ट अपने को पेड अप कितना है 4000, उसमें बोल रहा है ऐड करेंगे फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स क्या होता है, मान लो किसी को हमने बोला कि आप बाकी का पैसा मुझे कॉल में दे दो, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट में मुझे, मान लो कि 10 रुपया का शेयर था ना, मैंने एप्लीकेशन में मांगा 5 रुपया, अलॉटमेंट में मांगा 3 रुपया और कॉल में मैं 2 रुपया मांगा। तो अब कोई बंदा है जो 2 रुपया का मेरे को कॉल, फाइनल कॉल पेमेंट नहीं की, तो मैं या तो उसको टाइम दे सकता हूँ कि देखो भैया कोई बात नहीं, आप मेरे को बाद में दे देना, ठीक है, मैं आपसे थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, उस पे आएंगे बाद में, अभी उस पे नहीं आते, तो उसको मैं टाइम दे देता। तो जब मैंने उसको टाइम दिया है, इसका मतलब मैंने उसका नाम लिस्ट से अभी काटा नहीं, तो वो दिखेगा यहाँ पर कॉल्स इन अरियर, तो यहाँ पर जैसे लिखेगा कॉल्स इन अरियर 500 × 2 1000। पर मान लो कि अगर मैंने उसका नाम लिस्ट से काट दिया, ये 500 शेयर का जो होल्डर है जिसने 2 रुपया मुझे नहीं दिया, मैंने उसका नाम लिस्ट से उड़ा दिया,
मैंने बोला तुम्हारा नाम कैंसिल, तुमने पैसा नहीं दिया, तब क्या होगा, तब वो कॉल्स इन अरियर में नहीं दिखेगा क्योंकि उसका नाम कट जाए। तो कट गया यानी मैंने उससे जो 8 रुपया ले रखा है, उसने तो 2 रुपया नहीं दिया, 8 रुपया तो दे दिया, ये 8 रुपया मैंने उसका हड़प लिया, फोरफीट कर लिया। फोरफीट करना मतलब उसका ये 8 रुपया अपना कब्जा कर लिया। ये कंपनी के रूल्स में लिखा होता है कि आप अगर कभी पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपने जो भी पहले पेमेंट दिया है वो आपका डूब गया, कंपनी आपको लौटाएगी नहीं, ये नियम होता है, ठीक है ना। ये मत बोलना कि कंपनी चीटिंग कर रही है, पैसा लौटा देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी ने आपका नाम लिस्ट में डाला, आप अगर पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आज तक जितना भी पैसा आपने प्रीवियसली दिया है वो सारा आपका डूब गया, उसको बोलते हैं शेयर फोरफीचर। तो अगर ये 500 शेयर को मैं फोरफीट कर लेता हूं तो इसमें 500 इंटू 8 रुपया जो मेरे को मिला है, ठीक है, ये 4000 रुपया ऐड हो जाए, तो फिर ये कॉल सिनेरियो नहीं दिखेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 500 शेयर में से मैंने 200 शेयर होल्डर्स को टाइम दिया कि ठीक है भाई 200 तुम बाद में दे देना पैसा, तो 400 रुपया दिखेगा कॉल सिनेरियो, और बाकी 300 को मैंने बोला टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम कैंसिल, तो 300 इंटू 8 2400 रुपया मेरा फोरफीचर में चला गया। तो 5000 प्लस 2400 7400 माइनस 400 7000 रुपया यहाँ पर पेड अप दिखेगा, ठीक है। तो ये सब पूरा नॉलेज क्लियर होना चाहिए कि पेड अप किसको बोलते हैं, कॉल इन अरियर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हमेशा सब्सक्राइब बट फुल्ली एंड फुल्ली पेड हो या नॉट फुल्ली पेड हो, जो भी टोटल होगा उसमें से हम कॉल इन अरियर को माइनस करें, ठीक है। और अगर फोरफिटेड शेयर होगा तो जितना रुपया हमने उसका हड़प लिया है या फोरफिट कर लिया है उतना रुपया हम एडअप करते हैं, ठीक है। अब देखो आईएससी का काउंसिल का रूल क्या होगा। एज पर आईएससी गाइडलाइंस authorized या issued capital has to be shown in the notes of the account even if it is not given in the question। साफ साफ बोल दिया, अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो भी फॉर्मेट में हम लोग ऐसे डैश देके लिखेंगे, पर लिखेंगे। यहाँ तो मैंने जैसे बोल दिया कि 5000 है, मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि कितना मेरा ऑथराइज है, कितना हमने इशू किया है, ठीक है। अगर नहीं भी बोला है, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया कि पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 4000 शेयर, तो अब इशू कितना किया है बोला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर ब्लैंक दे देंगे, डैश दे के लिख देंगे, पर लिखना जरूरी है, फॉर्मेट में ये लिखना जरूरी है। तो ये आईएससी का गाइडलाइन। देखो इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते देखो कितना डिटेल के बारे में हमें पता चलता है, आईएससी का गाइडलाइंस क्या है ये सब के बारे में पता चलता है। और वही थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमेशा मन में डाउट होगा कि सर क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, लिखे कि नहीं लिखे, लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या होगा माइंड में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है अगर आप थ्योरी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ लिए तो क्या हुआ, देखो इंस्ट्रक्शन एकदम नीट एंड क्लियर है, क्वेश्चन में नहीं भी दे तो भी हम लोग को लिखना है, सारा कंफ्यूजन, ठीक है। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। Capital profits are those profits which are not entered in the normal course of the business. These reserves cannot be utilized for distribution of dividend. Please mark, capital reserve का जो profit होता है उसको हम dividend के तौर पे नहीं बांट सकते क्योंकि वो हम लोग का normal course of business से वो कमाई नहीं हो। Following items that give rise to capital profit are as follows. तो क्वेश्चन आता है क्या क्या वजह से कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा उसमें प्रॉफिट आया तो वो हम पीएल अकाउंट में नहीं लिखते, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट होता है हम कैपिटल रिजर्व में डालते। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट रीवैल्यू हुआ है तो उसके रीवैल्यूएशन की वजह से अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, ठीक है। यानी इसका एंट्री क्या हो, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट है वो 10,000 से बढ़ के 15,000 हो, तो मान लो वो फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर, तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5,000 रुपए, 5,000 जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन की वजह से, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5,000 रुपए, तो कैपिटल रिजर्व में हो जाएगा बाई फर्नीचर 5,000। इस तरह से एंट्री करते हैं। फिर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, तो शेयर को जब भी इशू करेंगे या डिवेंचर को इशू करेंगे प्रीमियम में, तो वो प्रीमियम हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाता है, वो भी कैपिटल रिजर्व के जैसा होता है। Profit on redemption of debenture, profit earned by company prior to incorporation, profit on forfeiture and reissue of share। तो जब हम forfeit करके किसी को reissue करते हैं तो जो फायदा होता है वो कैपिटल रिजर्व हो जाता है।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल लो, मैंने ये 300 शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो 2400 रुपया मेरे पास आया। अब ये 300 शेयर को मैं मान लो किसी और को, क्योंकि ये सेकंड हैंड शेयर है, मैं किसी और को 9 रुपया में बेच, तो 300 शेयर को 9 रुपया में बेचेंगे, यानी 1 रुपया एक तरह से हम घाटा खा रहे हैं। तो 300 शेयर इंटू 1, 300 रुपया हम घाटा खा रहे हैं, तो वो यहीं से एडजस्ट करेंगे। ये जो शेयर फॉरफीचर में 2400 रुपया कमाए हैं, 1 रुपया जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं या घाटा खा रहे हैं, जो भी बोलो, वो यहीं से एडजस्ट करेंगे। तो नेट मेरा फायदा कितना का हो गया? 2100 रुपया का नेट फायदा हो गया। ये चला जाएगा कैपिटल। इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा ये सब हम सीखेंगे। अभी कैलकुलेशन खाली दिमाग में कि 300 शेयर होल्डर था, यानी एक शेयर होल्डर था जिसने 300 शेयर खरीदा था, उसने 8 रुपया मुझे दे दिया, लास्ट का 2 रुपया नहीं दे पाया, तो मैंने उसका 8 रुपया जब्त कर लिया, तो मेरा कमाई हो गया 2400 रुपया। अब उसका ये 300 शेयर मेरे को किसी और को बेचना पड़ेगा, तो जिसको मैं बेच रहा हूं उसको 10 के बदले में 9 रुपया में ऑफर किया, यानी 1 रुपया घाटा में बेच दे रहा हूं। तो 1 रुपया पर शेयर जो मेरा घाटा हो रहा है, टोटल 300 रुपया, उसको मैं ये शेयर फॉरफीचर से माइनस करूँ, तो नेट फायदा मेरा कितना हुआ? 2100 रुपया, और ये चला जाएगा मेरा कैपिटल। तो वही चीज यहाँ बोला है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू। तो जो 9 रुपया करके मैं बेच रहा हूं उसको री इश्यू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आज के सेशन को हम देखो यहीं पर खत्म करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा थ्योरेटिकली समझ लिया कि इशू ऑफ शेयर्स में क्या क्या चीज होता है, उसको बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग इस सेशन में कवर किए, एंड आई होप बहुत अच्छा से समझ में भी आ गया। नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे ना, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जब पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका ट्रांजैक्शंस क्या क्या होता है और क्या क्या एंट्री किया जाता है, और उसका स्टेप बाय स्टेप उसके रूल्स क्या है। तो हो सकता है सेकंड सेशन में भी हम लोग जर्नल एंट्री में ना आए, हम लोग उसका रूल्स पढ़ेंगे कि कितने इंस्टॉलमेंट कंपनी ले सकती है, उसके पीछे कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। एंड मे बी फ्रॉम थर्ड सेशन वी विल स्टार्ट इशू ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये सेशन को हम खत्म करते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन।